नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज आप कह सकते हैं कि जो 3 महीने तक जंग चली मैदान पे चुनावों को लेकर, उसके लिए कयामत की रात है। कल आखिरी चरण का मतदान है और उसके साथ ये करीब 3 महीने लंबी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। 90% सीटों पर मतदान हो चुका है। कल 7वें चरण में आखिरी की 57 सीटें और बाकी रह गई हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी, उनके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में भी कल वोट डाले जाने हैं। आज इस प्रोग्राम के दौरान हम चर्चा करने वाले हैं इस पूरे चुनावी कैंपेन की। कैसा रहा है कैंपेन, किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा कमजोर है। हम आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे से हमारी विशेष कवरेज एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स की शुरुआत भी होगी। तो आज पोल ऑफ पोल्स जब आप कल देखेंगे और आपके दिमाग में कई सवाल चल रहे होंगे, तो वो सवालों के जवाब आज इस प्रोग्राम में हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि पोल ऑफ पोल्स में किन चीज़ों पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। पर उसके पहले कुछ खास बातें इन 3 महीने के चुनावों की जो रही, वो आपको याद दिला देता हूं। ये चुनाव 2024 का दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव है। एक स्टडी के मुताबिक 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और एक एक मतदाता पर, जो 96 करोड़ मतदाता हैं, अगर ये पैसा बांटा जाए तो करीब 1400 रुपये हर मतदाता पर खर्च हुआ है। चाहे वो राजनीतिक पार्टियों ने किया हो, चाहे वो चुनाव आयोग ने किया हो, चाहे वो सरकार के प्रबंधन की वजह से खर्चा हुआ हो। तो सबसे महंगा चुनाव है दुनिया का, 1,35,000 करोड़ एक स्टडी के मुताबिक अभी शुरुआती तौर पे जो आंकड़ा आया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस चुनावों की है, इस बार विपक्ष ने पहले ही अपनी कमजोरी भांप ली थी। उनको लग गया था कि अकेले मुकाबला नहीं कर सकता है वो, इसीलिए विपक्ष ने एक गठबंधन बनाया जिसको राष्ट्रव्यापी तस्वीर देने की कोशिश की, जिसका नाम भी इंडिया रख दिया गया और जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन साहब, सब तमाम लोगों ने मिलकर गठजोड़ तैयार किया। और क्या उनका मिशन था कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। तो इंडिया बनाम एनडीए जो बीते 2 साल से चुनाव जीतता आ रहा है। 14 में, 19 में बीजेपी ने और एनडीए ने अपनी संख्या को लगातार बढ़ाया है। इस बार का दावा किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, बीजेपी को 370 तो एनडीए को 400 सीटें आनी चाहिए। क्या होगा, क्या ऐसा संभव है या इस विपक्ष के गठबंधन ने इस बीजेपी के विजयी रथ को रोका है? ये तो खैर 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन उसकी झलकी हमको कल पोल ऑफ पोल्स में मिल जाएगी। तो पोल ऑफ पोल्स की बात एक और इंपॉर्टेंट रही। इस चुनाव में विवाद बहुत से हुए। कभी मंगलसूत्र की बात आई, कभी मटन मछली की बात आई, कभी मुजरे की बात आई, कभी विपक्ष ने कहा कि वो संविधान बदलने वाले हैं, कभी विपक्ष ने कहा कि बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया है। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया, उकसाया गया और अपने अपने तरफ वोटर को लाने की कोशिश की गई। अब वोटर कहाँ तक किसके दबाव में आया, किसके प्रेशर में आया, किसको पसंद करता है, ये तो खैर पोल ऑफ पोल्स में कल पता लग जाएगा। लेकिन जिन 12 सवाल जो है पोल ऑफ पोल्स के, जिसके जरिए आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अब बारी बारी से वो सवाल आपको दिखा देते हैं, फिर मेहमानों के साथ चलेंगे। कुछ खास और बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो पोल ऑफ पोल्स के पहली जो बड़ा सवाल है वो ये कि जो 4-5 बड़े राज्य हैं, यूपी, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 5 राज्यों में 240 सीटें होती हैं। कौन यहां पर आगे चलेगा, इंडिया या एनडीए? दूसरा बड़ा सवाल, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में भरपूर मेहनत की है। उनके पास बहुत सा स्कोप था अपनी तैयारी को इंप्रूव करने का। तो क्या दक्षिण भारत में बीजेपी का कमल खिलेगा? क्या कर्नाटक के अलावा भी बीजेपी के कदम आगे बढ़ेंगे? ये एक महत्वपूर्ण चीज हमको नजर रखनी होगी। तीसरा सवाल, महाराष्ट्र, जो कि बीते 5 साल में उसकी राजनीति बिल्कुल बदल गई है। महाराष्ट्र में विरासत की लड़ाई चल रही है। शिवसेना और एनसीपी के 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो विरासत किसके पास रहेगी, या जिसके पास विरासत रहेगी क्या वोट भी उसको मिलेगा या वोट हमदर्दी का मिलेगा? ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण सवाल है। चौथा और एक और बड़ा सवाल जो पोल ऑफ पोल्स में हम सबको ध्यान में रखना है, वो ये कि जो इंडिया गठबंधन है वो कारगर हुआ या फेल हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष ने समझ लिया था कि वो अकेले मोदी से नहीं टकरा सकता है, लामबंद करने की कोशिश की। पर क्या सब जब एक साथ आ गए हैं तो क्या वाकई में जनता को ये कॉम्बिनेशन पसंद आया? क्योंकि कई जगहों पर कंफ्यूजन भी था। जैसे दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में लड़ रही है, लेकिन पंजाब में आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
बंगाल में ममता बनर्जी गठबंधन में शामिल नहीं है, कांग्रेस और लेफ्ट का ही गठबंधन हो पाया। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आपस में लड़ रहे हैं, वहां पर भी गठबंधन नहीं हुआ। तो ये कहना कि क्या ये गठबंधन जिसका नाम INDI है ये फेल हुआ या सफल हुआ, ये कल के पोल ऑफ पोल्स पे नजर रखेंगे। अगला सवाल, पांचवा सवाल, एनडीए के सहयोगी उसको डुबो रहे हैं या उसको बढ़ा रहे हैं? क्योंकि बार बार बिहार को लेकर यह बात कही गई कि बीजेपी ने जो टाई-अप किया जेडीयू के साथ, जो अलायंस किया, उसमें जेडीयू को की वजह से बीजेपी को या एनडीए को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जेडीयू की कुछ सीटें कमजोर बताई जा रही हैं, जैसा कि चर्चा में रही। क्या होगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। तो सहयोगी जो हैं वो एनडीए के लिए फायदेमंद हुए या उसके लिए बोझ बन गए हैं, इस सवाल का जवाब भी तलाशना होगा। छठा और एक इंपॉर्टेंट सवाल, और वो है राम मंदिर का। बीजेपी ने 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, प्रभु राम की मूर्ति स्थापित हुई थी। क्या हिंदी हार्टलैंड पर इसका असर हुआ है? क्या राम मंदिर की वजह से बीजेपी को इसका फायदा होने वाला है, या विपक्ष ने जो एक स्टैंड लिया कि वो अयोध्या नहीं पहुंचा, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गया, उसका ये स्टैंड उसके लिए कारगर साबित होगा? इस पर भी हमको नजर रखनी होगी। सातवां सवाल, आरक्षण और संविधान सबसे बड़ा मुद्दा रहा। बार बार विपक्ष ने इस बात को कहा कि बीजेपी 400 सीटों का नारा इसलिए दे रही है कि वो संविधान को बदलना चाहती है, वो एक ऑटोक्रेटिक पार्टी बनना चाहती है। क्या इसका असर जमीन पर हुआ है? आरक्षण को बदलने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है, ये विपक्ष ने इस बात को बार बार कहा अपनी चुनावी रैलियों में। राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, जनता ने क्या कहा ये तो 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने खुद जवाब दिया कि संविधान तो दरअसल कांग्रेस ने बदला, जिस तरीके से आरक्षण उसने छीन कर मुसलमानों के बीच में बांट दिया है। अगला महत्वपूर्ण सवाल जो इस चुनाव में चर्चा का विषय रहा, जिस पर पोल ऑफ पोल्स के कल के आंकड़ों पर हमारी नजर रहेगी कि महिला वोटर किसके साथ है। ये कहा गया महिलाओं ने भरपूर तरीके से नरेंद्र मोदी को पसंद किया है और आज भी वो उनकी फैन बनी हुई हैं, उनकी फॉलोइंग कर रही हैं, उनको वोट कर रही हैं। तो क्या महिला वोटर में इंडिया ब्लॉक ने सेंध लगाई है या अभी भी नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय बने हुए हैं? अगला सवाल, 9वां सवाल, कास्ट का कार्ड कितना काम आया है? क्योंकि कास्ट के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की गई, चुनाव के कैंडिडेट वैसे दिए गए, आरक्षण की बात की गई, ओबीसी के नाम पे कहा गया, राहुल गांधी ने जातिगत आरक्षण की बात की। ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। अगला सवाल दिखाते हैं, 10वां सवाल, और वो है मोदी फैक्टर का। प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है और प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। पूरा चुनाव दरअसल इसी नींव पर तैयार किया गया बीते 1 साल से। तो ये मोदी फैक्टर कितना कारगर साबित होगा एनडीए के लिए, इस पर भी कल नजर रखनी होगी। 11वां सवाल, और वो है अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ, मुस्लिम वोटर किसके साथ है? यह कहा गया कि मुस्लिम वोटर को लेकर बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, सांप्रदायिकता की राजनीति इसको कहा जाता है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की बात कर रही थी। तो मुस्लिम वोटर क्या बीजेपी को वोट कर रहा है? क्या मुस्लिम वोटर के सहारे कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर सकती है कि वो इंडिया ब्लॉक को मेजॉरिटी के करीब ले आए? इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। और 12वां सवाल जो कि सबसे क्रिटिकल है इस मौसम में, इस चुनावी गर्मी में, वो है आसमानी गर्मी का। इस गर्मी में किसके वोटर नहीं निकले हैं? क्योंकि पोलिंग परसेंटेज 19 के मुकाबले कुछ कम दिखाई दे रहा है। शुरुआत के 4-5 चरणों में तो ऑलमोस्ट कम था, 2 से 3% तक, लेकिन अभी 5वें छठे में कुछ इंप्रूवमेंट आया है। तो गर्मी की वजह से जो वोटर नहीं पहुंचे हैं पोलिंग बूथ तक, वो किसके वोटर नहीं पहुंच रहे हैं? यानी किस गठबंधन को नुकसान हो रहा है, इंडिया को या एनडीए को? इस पर हमारी नजर रहेगी। हम मेहमानों के पास भी चलेंगे, हमारे साथ कुछ बड़े मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनका भी मैं जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उनका परिचय मैं आपसे कराता जाऊंगा। लेकिन इस बीच में आज की एक महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि हम पोल ऑफ पोल्स पे बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिया है कि पोल ऑफ पोल्स या एग्जिट पोल्स पे कल जो चर्चाएं होंगी, कल शाम को 6 बजे के बाद से लेके तमाम टीवी चैनल्स पर, न्यूज एजेंसीज पर, उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है। कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपके सामने रख देते हैं। आगामी एग्जिट पोल डिबेट्स में पार्टी द्वारा भाग न लिए जाने के निर्णय पर हमारा वक्तव्य ये है, मतदाताओं ने अपने मत दे दिए हैं एवं मतदान के परिणाम मशीनों में अब बंद हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नजरों में परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुमान लगाकर घमासान में भाग लेकर टीआरपी के खेल का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी बहस का मकसद दर्शकों का ज्ञानवर्धन करना होता है। कांग्रेस पार्टी 4 जून से डिबेट्स में फिर सहर्ष भाग लेगी।
लेकिन ये साफ है कि कल जो पोल ऑफ पोल्स होने वाले हैं, एग्जिट पोल होने वाले हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी नहीं हिस्सा ले रही है। पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अनाउंसमेंट कर दिया। जहां तक मुझे याद पड़ता है 2014 और 2019 में और उसके बीच में जो विधानसभा चुनाव हुए अलग अलग राज्यों में, उसमें भी जब एग्जिट पोल्स आए तो कांग्रेस ने एग्जिट पोल का बॉयकॉट किया, उस चर्चा में शामिल नहीं हुई थी। इसके जवाब में अब गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान आया है। अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस का दावा करती रहे कि बहुमत लाएंगे, अब हार रहे हैं तो किस मुंह से मीडिया का सामना करेंगे। क्या कहा अमित शाह ने, आइए आपको वो सुनवा देते हैं। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं। सुना आपने गृह मंत्री को कि कांग्रेस पार्टी क्यों कल एग्जिट पोल की डिबेट में हिस्सा नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो हार रही है, इसीलिए वो अभी से ये जमीन तैयार कर रही है कि हम डिबेट्स में नहीं जाएंगे। आइए चलते हैं मेहमानों के पास। जो 12 सवाल हमने उठाए उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन लोगों से बात करके। विनोद शर्मा जी, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के, और नीरजा चौधरी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में मेरे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी हैं जो ज़मीन से खबरें निकाल कर लाए हैं, जिन्होंने 3 महीने भरपूर मेहनत की है। हिमांशु शेखर हमारे साथ हैं, इस वक्त वाराणसी में हैं। रणवीर सिंह मेरे साथ हैं, इस वक्त गोरखपुर में हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बेंगलुरु से मेरे साथी निहाल किदवई हमारे साथ होंगे, जो दक्षिण भारत की राजनीति पर टिप्पणी करेंगे। बारी बारी से आता हूं, सबसे पहले शुरुआत करता हूं पहले सवाल के साथ, और वो सवाल है मेरा विनोद जी आपके लिए। पहला सवाल जो था हमारा, यूपी, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां 240 सीटें होती हैं। आपको क्या लगता है इन 5 राज्यों में जहां पर बीजेपी ने पिछली बार बहुत अच्छा किया था, इस बार क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल की पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। भले ही ऑफिशियल दावे कोई भी करता रहे, विपक्ष का दावा अलग है, सत्तारूढ़ दल का दावा अलग है, लेकिन एक चीज सेफली कही जा सकती है कि आज का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रही है। और उसका मुख्य कारण यह है कि इस चुनाव में, जैसे कि 2014 का चुनाव था, अगर आपको याद हो सुमित, तो उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़कर भाग गई थी। और कई इलाकों में हम जाते थे, खासकर उत्तर प्रदेश में, और वहां ऐसा लगता था कि सिंगल हॉर्स रेस है, मतलब एक ही घोड़ा दौड़ रहा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, तो जीतेगा भी वही। 2019 का जो चुनाव था वो पुलवामा के मुद्दे पर लड़ा गया, और वो उस चुनाव ने कांग्रेस विपक्ष को उसके हाथ पल्ले कुछ रहने नहीं दिया, क्योंकि जो मुद्दा बीजेपी के हाथ में आया वो बहुत ही भाववेश करने वाला मुद्दा था, राष्ट्रवाद वाला मुद्दा था, और एक ऐसा मुद्दा था एक ऐसे देश को लेकर जिसने हमेशा भारत के प्रति दुश्मनी निभाई है। तो ये जो पहला चुनाव है, इट्स अ नॉर्मल इलेक्शन रिलेटिवली स्पीकिंग। और जो बीजेपी के हिसाब में, जहां तक मैं बीजेपी की राजनीति को रीड किया हूं जब तक मोदी जी आए हैं, जब से, कि बीजेपी के लिए नॉर्मल इज एबनॉर्मल, एबनॉर्मल इज नॉर्मल फॉर बीजेपी इन इलेक्शंस, बट नॉर्मल इज एबनॉर्मल फॉर बीजेपी। और इसीलिए ये जो चुनाव है ये कठिन चुनाव है बीजेपी के लिए। हो सकता है कि 4 को मैं गलत साबित हूं, लेकिन मेरा जो पहला आकलन है वो ये है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, नीरजा जी को लेके आऊंगा चर्चा में। नीरजा जी, आप खूब घूमी हैं चुनावों में, बड़े बड़े लोगों के साथ आपने रैली कवर की, ज़मीन पे गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो बात, ये जो टिप्पणी की, जो फ्रेज विनोद जी ने इस्तेमाल किया कि बीजेपी के लिए नॉर्मल इज एबनॉर्मल, तो क्या ये चुनाव 2024 का बीजेपी के लिए एक नॉर्मल चुनाव साबित हो रहा है और इसीलिए कठिन है? आप क्या कहना चाहेंगे नीरजा जी?
देखिए, शुरुआत जब हुई थी तो कहते थे ना, ये चुनाव भाजपा के लिए डन डील है, ये तो जीतने वाले हैं, बहुत बोरिंग चुनाव है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, उसमें नैरेटिव भी बदला और कई चीजें अपोजिशन ने बहुत अच्छी तरह से लड़ाई की। हालांकि कितना जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो अलग चीज है, लेकिन क्या बीजेपी 300 सीटों तक जाएगी या 303 पार करेगी, ये सवाल वहां बने हुए हैं। शायद कल हमें एग्जिट पोल बताएंगे। लेकिन 5 स्टेट जिनका आपने जिक्र किया है, उसमें जी मैं मानती हूँ महाराष्ट्र और बिहार, हालांकि स्विंग स्टेट्स माने जाते हैं भाजपा के लिए, वो भाजपा के लिए उतनी अहमियत नहीं रख रहे हैं जितना कि उनकी एलाइज के लिए। पिछली बार महाराष्ट्र में भाजपा ने 23 सीटें जीती थी। अब भी मान रहे हैं लोग, मैं अभी आज ही बॉम्बे से आई हूँ, कि इक्का दुक्का शायद लूज करे, लेकिन ओवरऑल भाजपा अपनी जो बेस है उसको इंटैक्ट रखेगी। उसके जो एलाइज है, अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उनको बहुत धक्का लग सकता है। तो भाजपा भी ओवरऑल टैली में महाराष्ट्र में अगर इक्का दुक्का ही वो लूज करती है, बिहार भी जी वही है, भाजपा की 17 सीटें हैं, पिछली बार भी यही था मामला। तो भाजपा इक्का दुक्का लूज करेगी। एलाइज खासकर जनता दल यू में इतना अच्छा, जो आप भी कह रहे थे, परफॉर्मेंस नहीं किया है ऐसा माना जा रहा है। जो जो स्टेट भाजपा के लिए बहुत अहमियत रखते हैं वो कर्नाटक है, जहां हो सकता है 10-12 का लॉस हो भाजपा को। और वेस्ट बंगाल में गेन होगा या वहीं रहेंगे, उस पे दो राय है। पर मैं मानती हूँ कुछ गेन होने के चांसेस हैं वहां, 4-5 का गेन हो सकता है। उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई लोग मानते हैं, ऑब्जर्वर्स, उत्तर प्रदेश में भाजपा 10 सीटें तक लूज कर सकती है। 2019 की टैली 62 सीटें थी, या 52 तक वो जाएगी। और भाजपा के लोग मान रहे हैं, नहीं, हम वहां छलांग मारेंगे, जहां हमारा लॉस होगा और जगह पे नॉर्थ इंडिया में, वहां हम भरपाई करेंगे। तो जी यूपी आज भी मैं मानती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन में है इस चुनाव। इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं नीरजा जी, सॉरी मैं बीच में इंटरव्यू कर रहा हूँ, रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। दो रिपोर्टर यूपी से मेरे साथ हैं, हिमांशु भी हैं और रणवीर भी हैं। पहले रणवीर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने सुने एक्सपर्ट की क्या राय है, अब क्या ज़मीन पर, क्योंकि जो जितना मैं टुकड़ों में घूमा उत्तर प्रदेश में, ज़मीन पे जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो हमारा 12वां सवाल था। क्या एक पर्टिकुलर पार्टी का, एक पर्टिकुलर काडर का वोटर नहीं पहुंच रहा है? किसको नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है इन चुनावों में? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है। अलग अलग उत्तर प्रदेश इतने बड़े हिस्से में है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 1 महीना सवा महीना पहले हुआ, वो बिल्कुल पूर्वी उत्तर प्रदेश आते आते परिस्थितियां बदली हैं। और किसका वोटर नहीं निकल रहा है, ये बूथ लेवल की बात है। लेकिन आपने जो कहा ना कि सीटों को लेकर बीजेपी के नेता ऑन रिकॉर्ड 80 में से 80 जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ऑफ रिकॉर्ड बातचीत होती है सामने बैठकर, तो वो दावा करते हैं कि हम कम से कम 70 जीतेंगे। और वहीं ऑपोजिशन की जब बात होती है और ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में ऑपोजिशन ये दावा करता है कि हम 20 से 25 सीटें जीतेंगे। यानी अगर इन दोनों बातचीत को हम आधार मान लें तो 60 सीटें बीजेपी की तय 50 सीटें बीजेपी की तय मानी जाती हैं, 15 सीटें ऑपोजिशन की तय मानी जाती हैं और 15 ऐसी सीटें हैं जिस पर बहुत टफ फाइट है। ये दोनों पार्टी के नेता मानते हैं कि बहुत क्लोज फाइट है। और फैक्टर्स की अगर जैसे आपने शुरुआत में बात की, तो यूपी वो राज्य है जहां राम मंदिर भी काम करता है, महिला वोटर्स का मुद्दा भी काम करता है, जाति भी काम करती है, हिंदू मुस्लिम का फैक्टर भी काम करता है, विकास भी है, नौकरी रोजगार का मुद्दा भी है। और इन सबसे ऊपर जब बीजेपी की बात आती है तो बीजेपी का MY फैक्टर यानी मोदी और योगी फैक्टर, वो भी यूपी में काम करता है। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो राजपूतों की नाराज़गी, तो वहीं रणवीर, बीजेपी के साथ जयंत चौधरी के आने से जाटों का जो समय की प्रतिबद्धताएं हैं, बाकी लोगों के पास भी चलना है, आप रहिएगा मेरे साथ। हिमांशु, बात क्योंकि गर्मी की चली है और आज एक बड़ी दुखद खबर भी आई गर्मी के मौसम में, आप सब वहाँ खड़े, मैं समझ सकता हूँ। कल मैं भी फील्ड में था तो देख रहा था कि 44 डिग्री था रात को टेम्परेचर बनारस के घाट पे। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आज मिर्ज़ापुर से खबर आई 9 लोगों की हीट स्ट्रोक की वजह से मृत्यु हो गई। कल वोट पड़ने हैं इसी बेल्ट में, पूर्वांचल में जहाँ पर आप हैं, तो ये तस्वीरें भी हम मिर्ज़ापुर की दिखा रहे हैं जहाँ पर ये दुखद खबर आई कि 9 लोग गर्मी की वजह से उनकी मौत हो गई। क्या गर्मी की वजह से कल की आशंका है हिमांशु की पोलिंग कम हो सकती है? देखिए, निर्भर करेगा कि कल तापमान क्या रहता है। इस वक्त थोड़ी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है। कल जो वाराणसी में तापमान था वो अब तक का दूसरा सबसे अधिक
तापमान रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि अरब सागर की तरफ से ठंडी हवाएं जो हैं वो चलनी शुरू हो गई हैं, और इसलिए हमने देखा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश भी परसों हुई थी। हालांकि कल भी गर्मी थी, लेकिन इस इलाके में आज उतनी गर्मी नहीं है जितनी 2 दिन पहले या कल तक यहाँ पर थी। मैं देख रहा था आंकड़े, सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर मौसम विभाग ने ट्वीट करके कहा था वाराणसी के बारे में। लेकिन आज यहाँ पर तापमान उतना ज़्यादा गर्म नहीं है। दिन में गर्मी थी, काफी ह्यूमिड तो ये यहाँ पर उम्मीद है, कर और ये सकते हैं ट्रेंड कि भी कल रहा है पोलिंग कि भारत के पे बड़े असर शहरों नहीं में जो पड़ेगा रिलेटिव गर्मी का। ह्यूमिडिटी है वो गर्मी के साथ एयर टेम्परेचर तो के ये साथ लगातार उम्मीद कर बढ़ती रही सकते हैं हिमांशु कि कल पोलिंग पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा, मौसम अगर ठीक हुआ है तो पोलिंग अच्छी होनी चाहिए। जी, अपना सवाल दोहराएं। बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर मौसम ठीक हुआ है, गर्मी कम हुई है, तो क्या कल पोलिंग ठीक होगी, पोलिंग में उत्साह दिखेगा? निश्चित तौर पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रामीण परिवेश भी है वाराणसी संसदीय क्षेत्र का, और मैंने देखा अलग अलग जगहों पर, विशेषकर बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में गांव वालों की ये शिकायत थी कि जो पोलिंग बूथ है उनके घर से बहुत दूर है, उनके गांव से दूर है, और गर्मी बहुत ज़्यादा और उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है परिवार को लेकर पोलिंग बूथ तक जाना। लेकिन अगर जिस तरह का तापमान अभी है और जिस तरह का तापमान का पूर्वानुमान जारी किया गया है, मुझे लगता है कि मौसम बेहतर होगा 48 घंटे पहले जो था उसके कंपैरिजन में। और मुझे लगता है कि विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, विशेषकर उन गांवों में जहां पर पोलिंग बूथ के लिए लोगों को कुछ दूर चलकर जाना होगा, वहां पर निश्चित तौर पर लोगों को बहुत राहत होगी कल। चलिए, हम आएंगे आपके पास, और भी हमारे साथ रिपोर्टर्स बने हुए हैं, दोनों एक्सपर्ट भी हैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और खास तौर पर दक्षिण भारत की तरफ लेके चलना चाहता हूं। विनोद जी, नीरजा जी, दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ था और खोने के लिए सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना की कुछ सीटें थी। मैं आप दोनों के पास आऊँ उसके पहले एक टिप्पणी चाहूँगा। मेरे सहयोगी निहाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निहाल, क्या लग रहा है आपको, अगर ओवरऑल साउथ की बात की जाए, कर्नाटक की स्थिति तो आप जानते ही हैं, वहाँ तो आप हैं ही बेंगलुरु में, क्या बीजेपी की टैली तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में इंप्रूव हो रही है? देखिए, जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है और केरल का सवाल है, तो वहाँ पे बीजेपी को कुछ सीटें मिलेंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में वोटों का जो प्रतिशत है जो बीजेपी को मिलता है उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। इस बात की संभावना काफ़ी दिख रही है, क्योंकि जो द्रविड़न पॉलिटिक्स है उसमें फ़िलहाल बीजेपी अपने आप को वहाँ बिल्कुल अलग थलग इसलिए पा रही है कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी वक्त वहाँ बिताया, लोग उनकी तरफ आकर्षित भी हुए, लेकिन जब ग्राउंड वर्क की बात आती है, लोगों को पोलिंग बूथ तक ले जाने की बात आती है, तो वहाँ पर कमज़ोरी साफ तौर पर दिखी। और अन्नामलाई पूर्व IPS अधिकारी है, उन्होंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर सीटें बीजेपी को मिलेंगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है अभी। और केरल में तो आपको पता ही है कि UDF और LDF के बीच में सेंधबारी अभी तक शायद बीजेपी की नहीं हो पाई है, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दो जगहों पे बीजेपी को अच्छी खबर मिलेगी, इसकी प्रबल संभावना है, खास करके तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। जहां तक कर्नाटका का सवाल है, कर्नाटका को देखिए, पिछली बार 2019 में जब यहां लोकसभा चुनाव हुए थे तो 28 में से 26 सीटें मिली थी बीजेपी को। 26 इसलिए कि 25 बीजेपी को मिली थी, एक उसके समर्थन से निर्दलीय जीते थे। लेकिन इस बार RSS और बीजेपी दोनों के बीच में जो कहते हैं जो खींचतान हुई, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रही है, और ऐसे में बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें उस तरह से संघ के लोग मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ले जाते हुए नहीं दिखे। जी नीरज जी, आपने कर्नाटक के बारे में तो शुरुआती कमेंट में बोल दिया था, लेकिन मैं बाकी के जो 4 राज्य हैं दक्षिण के, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि ये वोट परसेंटेज, तो आप जब सरकार बनाते हैं तो वोट परसेंटेज नहीं आते काम, आपको MP चाहिए होते हैं। 273 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वोट परसेंटेज आप 100% ले आइए भले ही। तो मेरा सवाल है कि बीजेपी की सीटें बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही तमिलनाडु में और केरल में स्पेसिफिकली? देखिए, अगर बीजेपी के नेताओं से बात करें तो वो मानते हैं कि तमिलनाडु में वो 2 जीतने वाले हैं, केरल में वो 1 से 2 जीतने वाले हैं। वोट शेयर तो उनका जाएगा। तमिलनाडु में अन्नामलाई एक राइजिंग स्टार हैं, बहुत मेहनत की, पर उनको अपना चुनाव लड़ना पड़ा कोयम्बटूर में। अब वो कोयम्बटूर वो सबसे इम्पोर्टेंट सीट है आज, जो कि जीतने के चांसेस हो सकते हैं। मुझे मालूम नहीं कि वो जीतेंगे, मुझे डाउट ही है। तो वोट शेयर ऊपर जाएगा। अगर आप तेलंगाना ले लीजिए, वहां पिछली बार भाजपा की 4 सीटें थी, हो सकता है 2-3 वहां जरूर बढ़े, और कांग्रेस की भी वहां बढ़ेंगे क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहां है। और लगता है जो फीडबैक आता है वो ये है कि BRS
तकरीबन केव इन कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। Okay. तेलंगाना में ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई दिख रही है। आंध्र प्रदेश में क्योंकि टाई अप है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से भाजपा का और पवन कल्याण, ये काफी मजबूत अलायंस है। वहां भी भाजपा हो सकता है 2-3 लोग 4 की भी जी। बात करते हैं, सीटें ले जाए। एनडीए को जी। तो फायदा होगा ही क्योंकि अलायंस भी अगर अच्छा करेंगे, लेकिन जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वाईएसआर कांग्रेस की जगन रेड्डी ने जो की है, 35-36 ऐसी स्कीम्स हैं जिसके बारे में लोग बात करते हैं, महिलाएं भी बात करती हैं, वो भी अपनी जगह उनका भी आकर्षण है। तो कितना फाइट बैक होगा वाईएसआर कांग्रेस का, वो भी जी। देखने लायक होगा। एक क्विक कमेंट विनोद जी का लेना चाहूंगा। विनोद जी, दक्षिण भारत के बारे में क्या है आपका आकलन? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा, सीटों की बात सिर्फ प्रचार है। मैं कल प्रभाकर जी के साथ बैठा हुआ था और प्रभाकर जी जो यूट्यूब पे बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं, परकला प्रभाकर जी, और वो मुझे बता रहे थे कि जैसे मिसाल के तौर पे आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश में वहां पर जो मीडिया है और वो कमा कम्युनिटी के कंट्रोल में है, और जितना वहां पर इकोसिस्टम बना है वो उसके चलते बना है। वहां जो जगन मोहन के खिलाफ जो एक अलायंस बनी है, चंद्रबाबू ने बनाई है, तो उसका माहौल उसके चलते बना है। उनका आकलन था, और लोगों से भी मैं बातचीत किया क्योंकि मैं स्वयं नहीं गया वहां, कि जी। आकलन ये था कि आंध्र प्रदेश में असेंबली चुनाव में जगन मोहन को दिक्कत है, लेकिन वो हार नहीं रहा है। उसकी अच्छा। जो स्कीम्स हैं, जो लाभार्थी उसने बनाए हैं, जिन लाभार्थियों के चलते भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ में जीतती है, उसने भी वहां बनाए हैं। और वो लाभार्थी जो हैं, खासकर महिलाएं, वो उसके पक्ष में है। तो जो महिला वोटर की हम बात करते हैं ना सुमित, वो जी। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न पार्टियों के पक्ष में है, वो अलग अलग एकजुट है, होकर बिल्कुल किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो पूरा हिंदुस्तान की मैक्सिमम स्टेट में घूमे और एग्जैक्ट उनके पास डेटा हो। महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव मेरे हिसाब से सबसे अधिक पेचीदा चुनाव है इस बार का, क्योंकि किसी के पास कोई फिगर ही नहीं है कि वो किसी के साथ इवेल्युएट कर सके। जिस तरीके से पार्टियों में बाइफर्केशन हो गया, शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, जो शिवसेना का चेहरा था उसके बाद शिवसेना का सिंबल नहीं बचा, जो एनसीपी का चेहरा था उसके बाद एनसीपी का सिंबल नहीं बचा, और जो टूटा हुआ धड़ा था वो मेन धड़ा कहला दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तो रौनक कुकड़े, भाई आप तो महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में हैं, और आप 48 सीटों पर घूमे हैं। सब कुछ तय करना है महाराष्ट्र को। मुझे ऐसा लगता है सबसे क्रिटिकल स्टेट होगा महाराष्ट्र का होने वाला है। आपका आकलन क्या है इस बाइफर्केशन से, जो एनसीपी और शिवसेना टूटी हैं, इसमें फायदा किस गुट को हो रहा है? जी देखिए सुमित जी, इसका जवाब तो वैसे 4 तारीख को ही मिलेगा, लेकिन जिस तरह का ग्राउंड पर हम लोगों ने रिपोर्टिंग की और जगह जगह महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में घूमे, एक बात निश्चित तौर पर देखने को मिली कि 2019 में जिस तरह से बीजेपी को यहाँ पर फायदा दिख रहा था, उतना फायदा 2024 आते आते तक ये सब तोड़फोड़ जो देखने को मिली है, उसके बाद कहीं ना कहीं नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। फिर वो अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कि मराठा समाज जो है, उसके अलावा सिंपैथी फैक्टर और मुस्लिम फैक्टर, ये कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के पक्ष में महाराष्ट्र में काम करता हुआ दिखा। और दूसरी बात अगर देखें तो जो शहरी इलाके हैं वहां पर अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है वो चला है। तो पिछले बार 2019 में जहां पर बीजेपी ने 1-2 लाख वोटों से सीटें जीती थी, वो मार्जिन कम होगा। और मेरा जो आकलन है वो ये है कि लगभग 17 और 18 ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत ही कांटे का मुकाबला है। अगर वो एनडीए के पक्ष में सीटें जाती है तो गणित एकदम बदल जाएगा, और अगर वो एमवीए के पक्ष में जाती है तो निश्चित तौर पर गणित बदल जाएगा। बीजेपी के जो बड़े नेता है वो दावा कर रहे हैं कि 32 से 38 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है, जबकि अगर एमवीए की बात की जाए तो खुद शरद पवार ने ऑन रिकॉर्ड इस बात को माना है कि लगभग 35 सीटें एमवीए गठबंधन जीतेगा। तो दिलचस्प मुकाबला है, और सभी राजनीतिक पंडितों की और राजनीतिक नेताओं की भी जो निगाह है वो महाराष्ट्र पर टिकी हुई है। जी, एक सवाल बहुत मेरे मन में आ रहा है जो आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, और वो है बारामती को लेकर। जो वहां पर आपस में परिवार में पवार परिवार की जो लड़ाई हो रही है, वहां पर किसको एज है? आज तो हम बात कर ही सकते हैं, सुनेत्रा जी को है कि सुप्रिया जी को है?
जी देखिए, मैंने वहाँ पर रिपोर्टिंग भी की है। मैं 2-3 दिन बारामती का दौरा भी मैंने कवर किया और इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी काफ़ी संपर्क में रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि सुनेत्रा पवार ने ज़बरदस्त फाइट दी है, लेकिन ये चुनाव जो है वो शरद पवार का जादू वहाँ चला है और सुप्रिया सुळे को एज है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम, धनगर और इसके अलावा जो मराठा वोट है वो कहीं ना कहीं सुप्रिया सुळे के पक्ष में गया है। जी चलिए, मैं एक कमेंट लेना चाहूँगा नीरजा जी आपसे। नीरजा जी, आप तो इतने चुनाव कवर कर चुकी हैं, हम सब में सबसे अनुभवी हैं आप। क्या आप आकलन लगा सकती हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना को हमदर्दी का, मतलब उद्धव ठाकरे को हमदर्दी का वोट मिलेगा, शरद पवार को हमदर्दी का वोट मिलेगा, या दूसरे पक्ष जीत जाएंगे? देखिए, एक भाजपा का अपना बेस है वहां। मैंने जैसे कहा, वो उसमें कितनी सेंध लगेगी वो देखने लायक चीज होगी। जो एलाइज है उनके प्रति रोष है, और उस वजह से, क्योंकि पार्टियां टूटी हैं, उस वजह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति बहुत सहानुभूति है। लेकिन जो तंत्र है पार्टी का, जो एमएलए है और ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक नाथ शिंदे के साथ है और अजीत पवार के साथ है। तो ये देखना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं 22, 26, 24, 24 इस तरह की बात करते हैं महाराष्ट्र में। और जहां तक बारामती का सवाल है, जी, वहां अजीत पवार ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। कई मीटिंग जो प्रधानमंत्री की हुई महाराष्ट्र में, अजीत पवार वहां नहीं थे क्योंकि वो बारामती में बिजी थे। तो जी, बारामती उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। जो आपने शुरू में कहा ना, विरासत पार्टी की किसके पास जाएगी। अगर अजीत पवार की पत्नी जीत जाती हैं सुनेत्रा वहां से, तो एनसीपी की विरासत जाएगी, बहुत बड़ा तबका वहीं रहेगा। अगर सुप्रिया सुळे जीती है, उसका मतलब है कि शरद पवार की जीत है और बहुत लोगों जी, की सहानुभूति है। लोग कहते हैं कि अजीत पवार ने काम किया है, वो सही है, लेकिन हम शरद पवार को एट द एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर दुख नहीं ठीक है। दे सकते। तो मैं वो विनोद जी के पास भी बहुत जाना बड़ी चाहूंगा। चीज विनोद जी ने होने हाथ वाली है। उठाया। विनोद जी, आप शायद कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल भी आपसे था। जो ऐसे, जैसे अभी रौनक बोल रहे थे, जहां पे की कॉन्टेस्ट होगा, जहां पे 2000, 4000, 5000, 100, 500 वोट से तय होना होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, उस वक्त में किसका पलड़ा भारी होता है? लोकल अथॉरिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उस टाइम पे चुनाव कराने वाली। देखिए, ऐसा है, अजीत पवार जो था वो आर्किटेक्ट था एनसीपी की विक्ट्रीज का बारामती में। और गई है वहां पर मेरी बहन नीरजा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को तरजीह देनी पड़ेगी। लेकिन मैंने जो लोगों से बातचीत की है, और जो नीरजा से भी शरद पवार ने इंटरव्यू में बोला कि रीजनल पार्टी जो है उनका मर्जर हो जाएगा बनी बड़ी पार्टीज में। इलेक्शन के दरमियान कोई भी सीरियस नेता, इतना बड़ा नेता, ऐसा बड़ा बयान इलेक्शन के दौरान नहीं देता है। जी, जहां तक मेरा व्यक्तिगत आकलन है और जो मैंने लोगों से बातचीत की है, सुप्रिया सुळे के लिए चुनाव बहुत कठिन हो गया है, और अगर अच्छा। वो जीत जाती हैं तो मिरेकल होगा। चलिए, क्या होगा देखेंगे 4 तारीख को। लेकिन पोल ऑफ पोल्स में जो 12 महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिसके जरिए आप चुनावों को समझ सकते हैं, तो वो ये 12 सवाल थे। और ये 12 सवाल हमने आपको इसलिए आसान करके समझाए कि आपको समझ में आए कि चुनाव मतलब एनडीटीवी, चुनाव की कवरेज जो एनडीटीवी पे आती है पूरी विश्लेषण के साथ, वो आप अच्छे से समझ पाते हैं सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर। हम आपको बताया, हमने अलग अलग राज्यों की बात की। एक बिहार भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से 39 पिछली बार एनडीए ने जीती थी। इस बार कांग्रेस महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ लड़ रही है, लेफ्ट पार्टियां भी साथ में हैं। ऐसी परिस्थिति में ये कहा जा रहा है कि इस बार फायदा हो सकता है महागठबंधन को, यानी कि इंडिया अलायंस को, और कुछ सीटों का नुकसान एनडीए को हो सकता है। क्या जमीनी तस्वीर है, बिहार के लोगों ने कैसे वोट किया है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं मेरे सहयोगी मनीष कुमार के पास और समझते हैं कि बिहार की जनता के मन में क्या है। आखिरी चरण में जिन 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, वहां पर खासकर 2 सीटों पर केवल मार्जिन को लेकर लोगों की उत्सुकता है, और ये सीट हैं नालंदा और पटना साहिब। खासकर ये दोनों सीटें, नालंदा की सीट जनता दल यू का गढ़ माना जाता है, और पटना साहिब सीट के बारे में पहले से तय माना जाता है कि यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार कोई हो, जीत उसकी तय है।
बाकी के जो 6 सीट हैं, भले ही एनडीए ने पिछली बार इन सभी सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार महागठबंधन के उम्मीदवारों के चयन के कारण हर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन इन 6 सीटों में सबसे ज़्यादा जो सबका स्पॉटलाइट या सबकी निगाहें होंगी वो है काराकाट की सीट पर। काराकाट की सीट पर वो सीधा संघर्ष नहीं है, वहाँ पर पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के नेता ही अभिनेता ही नहीं बल्कि साथ ही साथ बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं और देखा यह गया है कि उनके प्रचार के दौरान काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि वो जो भीड़ उनके साथ घूम रही थी क्या वो वोटों में तब्दील होगी। अगर वो वोटों में तब्दील होती है और ख़ासकर पवन सिंह वहाँ पर राजपूत वोटरों का वोट शुरू के 2-3 घंटों में लेने में अगर कामयाब होते हैं तो उसका निश्चित रूप से असर अगल बगल के 4 से 5 सीटों पर देखने को मिल सकता है। और इसी के लिए एनडीए के नेता, खासकर बीजेपी के नेता पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज की रात भी वो हर गांव में संपर्क कर रहे हैं कि राजपूत वोटरों का बिखराव ना हो, जिसका कोई प्रतिकूल असर किसी भी सीट पर देखने को मिले। और इस अंतिम दौर के मतदान के दौरान सीपीआईएमएल की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सीपीआईएमएल 2 सीटों पर, नालंदा और आरा की सीट पर उसने अपना उम्मीदवार उतारा है और उसका दावा है कि नालंदा के साथ साथ आरा की सीट पर उसके उम्मीदवार, जिसको पिछले बार भी उस सीट पर उन्हें 4 लाख से अधिक वोट मिला था और इस बार उनका दावा है कि वो कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि क्या एनडीए के वोटर में, जो एनडीए का वोट बेस है, उसमें महागठबंधन या महागठबंधन के उम्मीदवार सेंधमारी करने में सफल होते हैं या नहीं। तो सुना आपने मेरे सहयोगी मनीष को, जो कल होने वाली वोटिंग के बारे में अपनी रिपोर्ट दे रहे थे। कुल मिलाकर कल वोटिंग का काम खत्म हो जाएगा शाम को 5 बजे और 6 बजे से एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे और 5 बजे से हमारी बड़ी कवरेज एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स शुरू हो जाएगा। जरूर रहिएगा हमारे साथ। एक बहुत बड़ा और भव्य इंतजाम एनडीटीवी ने किया है इस पोल ऑफ पोल्स को दिखाने के लिए। अगले 4-5 दिनों तक हमको आपका समय चाहिए, क्योंकि सरकार कौन सी बनने वाली है, किसकी बनने वाली है, क्या करेगी नई सरकार, ये तमाम विश्लेषण आप सिर्फ और सिर्फ एनडीटीवी पर देख पाएंगे हमारी इस विशेष कवरेज में। फिलहाल आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।